सबसे पहले तो प्रेस के सभी साथियों को नमस्कार। क्योंकि आप हैं तो गणतंत्र है, आप हैं तो डेमोक्रेसी कायम है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में जो पीछे चुनाव हुए हैं उसमें बहुत भारी धांधली की गई है। चुनाव 5 साल में होता है, 9 साल में चुनाव किया गया, रजिस्ट्रार के द्वारा चुनाव करवाया गया हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद। जो चुनाव 5 साल में होना चाहिए था वो 9 साल में कराया गया। उसके बाद चुनाव शुरू होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए श्री राजकुमार जी। मैंने एज ए कैंडिडेट उनसे मिलना चाहा तो किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने मुझसे मिलने की जहमत नहीं उठाई। कभी कुछ बार बार कहने के बाद भी हमें मिलने के लिए नहीं बुलाया गया, ना ही हमसे वो मिले। उसके बाद अजय शर्मा और पंकज यात्रे, अजय शर्मा जो पिछले 20 साल से मेंबर है और पंकज यात्रे जो 9 साल से मेंबर है काउंसिल के अंदर, मैंने उनके खिलाफ उनको बताया रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में, ये देखिए कि वो डीओपीटी रूल, भारत सरकार का जो रूल है उसके तहत वो चुनाव नहीं लड़ सकते। इस रूल के तहत 5 साल से ज़्यादा कोई भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो किसी भी ऑटोनोमस बॉडी या ऐसी बॉडी में मेंबर नहीं रह सकता इलेक्टिव पोस्ट पे। ये बताने के बाद भी उन्होंने हमारी कंप्लेंट में कोई ध्यान नहीं दिया और उनको फिर भी चुनाव लड़ने के लिए वो कर दिया कि यहाँ पे आप चुनाव लड़ सकते हो। फिर चुनाव शुरू होता है तो टोटल जो वोटें होती हैं वो वोटें सबके पास नहीं भेजी गई और लिस्ट में बहुत बड़ी खामियां हैं, पूरी लिस्ट तैयार नहीं की गई। उसके लिए हमने बार बार उनको मेल डाली। ये देखिए इतनी मेल हैं, ये पूरे मेल के हैं, ये लगभग 10-15 मेल हैं जो बाकायदा आईडी के साथ, जो फार्मासिस्ट हैं, वैलिड फार्मासिस्ट हैं, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, आईडी के साथ कि भाई ये रजिस्टर्ड हैं, इनको भेजा गया। लेकिन ना तो कभी कोई जवाब दिया गया और ना ही उन्हें शामिल किया गया, बार बार कहने के बाद भी। फिर चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है, हम बार बार रिटर्निंग ऑफिसर मिलने के लिए कहते रहे लेकिन वो हमारे से कभी भी नहीं मिले। उसके बाद 1 नवंबर जो कि आखिरी तिथि थी बैलेट पेपर वापस आने की रजिस्टर्ड पोस्ट से, तो मैंने डॉक्टर राजीव कोंक जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है उनसे फोन पे बात की शाम को 5:30 बजे के बाद कि भाई अभी तक टोटल वोट कितनी आपके पास आई है। उन्होंने मेरे को जो संख्या बताई वो बताई 7745। उसके बाद जब काउंटिंग शुरू होती है नेक्स्ट मॉर्निंग में, मतलब सिर्फ रात बीच में थी, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में काउंटिंग शुरू होती है तो जो संख्या अनाउंस की गई वो 8844 1099 लगभग 1100 वोटें रात में बढ़ा दी गई। अब कैसे बढ़ा दी गई वो जानते हैं, जांच का विषय है। इसके बारे में हमने उनसे बात भी की कि कैसे बढ़ेगी, तो उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। हमने उनको मेल भी की इस बारे में भी टोटल कितनी है, कैसे हैं, वो अभी तक भी हमें नहीं बताई गई है। जो बैलेट बॉक्स हैं जिनमें वोटें रखी गई थी, जो वे सील किए गए उसमें किसी भी कैंडिडेट के कोई सिग्नेचर नहीं लिए गए। रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, उन्होंने अपनी मर्जी से उनको सील किया है, किसी के सामने उनको सील नहीं किया गया है। तो मैनिपुलेशन किसी भी हद तक जा सकती है क्योंकि 1 महीना बैलेट बॉक्स जो उनके पास ही रहे हैं। काउंटिंग होने के बाद जब हमने उनसे रिजल्ट मांगा तो हमें रिजल्ट नहीं दिया गया। इवन अभी तक भी हमें पूरा रिजल्ट नहीं दिया गया। बार बार कहने के बाद हमने तो बार बार उनको कहा, ये देखिए, उसके बाद हमने रिजल्ट के लिए मांगे और सीसीटीवी फुटेज मांगी हमने, भाई जो आपने गड़बड़ की है उसको सीसीटीवी फुटेज हमें दो, तो वो भी हमें नहीं दी गई। जिसके लिए हम पेमेंट करने को भी तैयार थे, भाई अगर कोई पेमेंट बनती है तो पेमेंट भी हम देने को तैयार है, लेकिन वो हमें नहीं दी गई। काउंटिंग में क्या किया उन्होंने, 30 टेबल लगा दी गई, हमें कोई भी एजेंट नियुक्त करने की परमिशन नहीं दी गई और ना ही हमें उस एरिया को देखने की परमिशन दी गई। 650-700 के आसपास बैलेट पेपर जो उन्होंने कैंसिल कर दिए बिना वजह बताए, जो कि वजह 1 महीना 23 दिन बीत जाने के बाद आज तक भी वजह नहीं बताई है कि इतने बैलेट पेपर कैसे रिजेक्ट हो गए। सारी बातें होने के बाद हम बार बार उनसे रिजल्ट मांगते रहे, हम कंप्लेंट करते रहे। हमने कंप्लेंट भी किसके रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग मैंने देखी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, एलजी हाउस में, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, इन सबको मैंने कंप्लेंट की, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 6 दिसंबर को रात को 9 बजे मुझे मेल आती है कि ये रिजल्ट है आपका, 1 महीना 4 दिन के बाद रिजल्ट। कोई बात नहीं, ये रिजल्ट पे साइन है 25/11 पे साइन करके मुझे 6 तारीख को उन्होंने रिजल्ट भेजा। यहाँ भी कोई बात नहीं थी। इस दौरान बीच में मैं उनको लेटर लिखता रहा कि भाई आप जो है मुझे रिजल्ट बताइए। ये अगर आप देखेंगे, देखिए ये 11 नवंबर का एक लेटर है, एक 13 नवंबर का है। ये लेटर अनडिलीवर्ड मेरे पास वापस आ गया, उन्होंने लिए नहीं है। इस पे ये लिख के वापस आ गया, नो सच पर्सन एट दिस एड्रेस, 11 नवंबर और 13 नवंबर को। और 6 दिसंबर को वो हमें रिजल्ट भेज रहे हैं जिसपे 25/11 के साइन हैं। अगर 13/11 और 11/11 में बाद भी वहां पे नहीं है तो 25/11 में साइन करने के लिए कहां से आ गए। सेम एड्रेस है, अगर आप एड्रेस दिखाएंगे तो ये सेम एड्रेस है,
ये इस पे एड्रेस लिखा हुआ पुष्प बिहार का, डिप्सार का, ये इस पे एड्रेस लिखा हुआ है। ये सील्ड है, आपके ऐसे कैसे हमने खोले नहीं है। तो ये करने के बाद मेल आने के बाद मैंने फिर उनसे जवाब मांगा है। इसके बाद मैंने फिर उनको मेल किया है कि भाई आप हमें टोटल जो अनडिलीवर्ड वोट हैं वो कितनी हैं, टोटल काउंट कितनी वोट की है आपने। वो इतने अनसुलझे सवाल हैं जो जिनका जवाब मेरे को अभी तक भी नहीं दिया गया। जब 6 तारीख को मेरे पास ये लेटर आता है तो उसके बाद मैंने 7 तारीख को मैंने दोबारा लेटर भेजा। 7 तारीख को उन्होंने दोबारा लेटर जो है अब की बार रिफ्यूज करके वापस कर दिया, भाई हम ले ही नहीं रहे। तो इस तरह की बहुत बड़ी धांधलेबाजी की गई है। और धांधलेबाजी जो की गई है वो क्यों कही बता देता हूं। जो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रार हैं कुलदीप सिंह, वो उन्होंने वहां पे एक इंट्रू सिस्टम लागू किया हुआ है। मैं पिछले 6 महीने से उनके खिलाफ बोल रहा हूं, भाई इंट्रू सिस्टम हम नहीं रहने देंगे। क्योंकि जो बच्चा कॉलेज से डिग्री लेके डिप्लोमा लेके अपना प्रैक्टिकल वगैरह करके आ गया, उसके इंटरव्यू का कोई भी प्रावधान हमारे फार्मेसी एक्ट में नहीं है। ये इंटरव्यू सिस्टम जो लागू कर रखा है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कर रखा है। जब काउंटिंग डे था तो तब आप सभी उम्मीदवारों को बिठाने क्या क्या पूछ रहे आप? जब काउंटिंग डे हुआ था तब आपको सभी को बिठाने का, जितने भी उम्मीदवार थे? नहीं, हमें बिठाया गया, लेकिन बहुत दूर बिठाया गया। इवन हमारे फोन बंद करा दिए गए और रजिस्ट्रार और काउंटिंग ऑफिसर जितने लगभग 90 के आसपास काउंटिंग ऑफिसर थे, सबके पास फोन थे। और रजिस्ट्रार को तो मैंने इवन ये भी देखा है कि फोन पे किसी को निर्देश दे रहे हैं बार बार। वो मुझे लगता है कुछ मैनिपुलेशन के ही एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं। और हमें वहां काउंटिंग एरिया में जाने नहीं दिया गया। उसके अलावा मैं कुछ फोटो दिखाना चाहूंगा उस दिन वोटिंग के बाद के, जिसमें आप सारे मीडिया के बंधु और चीजों को अच्छी तरह समझते होंगे। ये रजिस्ट्रार हैं। अगर आप इनको फोन करोगे, आप इनका पक्ष लोगे, कहेंगे मेरा इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, एक रजिस्ट्रार है, ये एआरओ है, ये आईएएस हैं राजकुमार जी। ये एक के कंधे बात रखे हुए हैं, एक के कमर बात लगाए हुए हैं। भाई कोई शादी ब्याह का फंक्शन तो है नहीं। ये जिस तरह से खड़े हैं, ये दूसरे एआरओ हैं राजीव टोंक, ये देखिए कमर में कैसा लगे। ये 6-7 आदमियों ने मिलकर पूरे डेमोक्रेटिक प्रणाली को तोड़ मरोड़ दिया है, बुरी तरह मजाक बना दिया गया है। कहीं से भी पूरे इलेक्शन में डेमोक्रेसी हमें एक भी जगह दिखाई नहीं दी गई। किसी भी सवाल का हमारे का जवाब नहीं दिया जाता। इवन एक बार भी आज तक भी रिटर्निंग ऑफिसर हमारे से मिले नहीं है, ना असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मिले हैं। तो आपके सिवाय हमारे पास और कोई जरिया नहीं है कि अपनी बात को आगे पहुंचा सके। इन्होंने इतनी बड़ी धांधली करी क्यों? धांधली के पीछे सीधा एक ही रीजन है कि कुलदीप सिंह जो है शुरू से हमारे खिलाफ है। क्योंकि हम इंटरव्यू प्रथा के खिलाफ शुरू से खड़े 6 महीने से। हम बार बार इंटरव्यू भी दे रहे हैं, हम सोशल मीडिया भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि भाई हम ये इंटरव्यू सिस्टम यहाँ पे नहीं रहने देंगे। हम काम वो करो जो एक्ट के अनुसार हो। जो फार्मेसी एक्ट में जो चीज नहीं है उसको हम लागू नहीं होने देंगे। तो इसीलिए उन्होंने मिलके अजय शर्मा, पंकज दात्रे रिटर्निंग ऑफिसर और दोनों असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, इन 6-7 आदमियों ने मिलकर ही डेमोक्रेटिक प्रणाली को तहस नहस कर दिया है। हम कंप्लेंट कर रहे हैं अजय शर्मा के खिलाफ, हम कंप्लेंट कर रहे हैं रजिस्ट्रार के खिलाफ, हम कंप्लेंट कर रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ। पीसीआई ने अजय शर्मा के खिलाफ कंप्लेंट पे एक्शन लेने के लिए अजय शर्मा को मेल किया है कि अजय शर्मा जी आप खुद पे ही एक्शन लीजिए सख्त। अब इससे बड़ा मजाक और क्या होगा कि जिस आदमी के खिलाफ हम कंप्लेंट कर रहे हैं, जिस आदमी के खिलाफ हम एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, उसी आदमी को ये कह के मेल की जाती है कि आप अपने खिलाफ एक्शन लीजिए। ये मेल है, ये जो पीसीआई की तरफ से दिल्ली फार्मेसी काउंसिल की गई है। ऐसा ही लेटर फिर एलजी साहब की तरफ से मेरे पास आया है। उन्होंने मेरे मामले को पूरे को फोटोकॉपी पत्र को लिख के और रजिस्ट्रार के पास भेज दिया। हालांकि मैंने कल ही उसका रिमाइंडर लगा दिया है कि सर ये जो है इसके फुल फ्लैश पावर आप हैं, आप इसमें एक्शन ले सकते हैं। रजिस्ट्रार तो इसमें मेन सस्पेक्ट है, आप रजिस्ट्रार को लेटर रेफर मत कीजिए। लेकिन इससे बड़ा मजाक और क्या होगा कि जिसके खिलाफ हम कंप्लेंट कर रहे हैं उन्हीं के पास हमारी कंप्लेंट जारी कि अपने खुद के ऊपर एक्शन लो। तो इसमें हमारा एकमात्र सहारा अब मीडिया ही है। आप ही हमें न्याय दिला सकते हैं और आपसे ही मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे न्याय दिला जाए। मतलब इसमें जो फार्मेसी काउंसिल को एक्ट करने, जो लागू करने की बात है, सिर्फ वही आपके विरोध का कारण हो सकता है? कहीं पे कोई घूस का, कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं, भ्रष्टाचार का मामला है ना, क्या पूरा भ्रष्टाचार का मामला है। जब वो एक बच्चे को 4-4 महीने 5-5 महीने तक वहां पे चक्कर कटवा रहे हैं, बच्चा परेशान होकर क्या करेगा? बच्चा परेशान होकर बाहर ढूंढता किसी आदमी को, वो जब किसी आदमी को ढूंढता है फिर वो पैसे की वो करते हैं, वहां दलाली प्रथा शुरू हो रही है। ये पूरा भ्रष्टाचार का मामला है और इसी के खिलाफ है। अब उनके एक ही दिक्कत थी कि अगर हम वहां चुन के जाते हैं तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। समस्या सारी उनकी दुकान बंद होने से है।
अभी आप लोगों ने जो कंप्लेंट लगाई है, अगर इस पे कोई एक्शन नहीं होता है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगर इस पे हमारा सबसे पहले तो क्या है, मैं केजरीवाल जी से, माननीय सत्येंद्र जैन जी से और एलजी साहब से, इन सब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इन पर सख्त से सख्त एक्शन लें, क्योंकि पब्लिक डोमेन में जो बात अभी आई है वो क्या कह रहे हैं कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सारे अफसर हमारे साथ हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, आप किसी चैनल पर जाओ, किसी मीडिया में जाओ, किसी को पत्र लिखो, हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, ये वो बार बार कह रहे हैं। लेकिन अगर हमारा इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो उसके बाद हम सड़कों पर आएंगे, हम इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और इनको जो है सड़क पे इनके लोगों को बताएंगे कि देखिए क्या हो रहा है। जो केजरीवाल जी एक नई नीति लेकर आए थे, सरकार बना के आए थे, भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे, उनके राज में कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, ये चीजें हम उनके सामने लाएंगे। पहले तो मैं आप सब भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने ये अच्छी मुहिम स्टार्ट की है। हमारी बात पूरी पब्लिक तक, पूरे इंडिया में आप ये मैसेज जाएगा। मैं खुद फार्मासिस्ट नवीन कुमार कंटेस्टेंट था इसमें, मेरा खुद का बैलेट ही नहीं आया मेरे घर पे, तो वो कहाँ गया? जब मैं खुद बैलेट लेने के लिए 4-4 घंटे लाइन में जाके लगाऊंगा, एक दिल्ली के कोने से दूसरे दिल्ली कोने में जाऊंगा, मैं चुनाव के लिए कहाँ मैं जाऊंगा अपना, और मेरा ही छोड़ो और भी कंटेस्टेंट थे उनका भी नहीं आया, एक संदीप कुमार थे उनका भी नहीं पहुंचा। तो इतनी मेल करनी पड़ी, इतना मैसेज करने पड़े, जाके कोई सुनवाई नहीं है। तो आप बताइए कि कैसे ही इसको फेयर मान सकते हैं? होता ये कि आप लोग, पैसे की कमी नहीं है दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के पास, तो आप पूरे जोन वाइज कोई सिस्टम बनाते, जाके बूथ बनाते, बूथ में जाके फार्मासिस्ट वहाँ पे अपना वोट कास्ट करते हैं, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता का खेल हो रहा है। आज हमारे को कहने की जरूरत नहीं थी, हम भी हार के बैठ गए, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, आगे आने वाले मैसेज कैसे जाएगा? पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये मैसेज जाना चाहिए कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है, किस लिए ये दिल्ली फार्मेसी काउंसिल बैठी है? फार्मासिस्टों की पूरी गत बनी हुई है, इस टाइम पे बुरा हाल है, लोग मर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप जाके देखिए हॉस्पिटलों में, नर्सिंग होमों में, कहीं भी चले जाइए, फार्मासिस्ट नीचे तबके पे लगा दिया गया है। इनकी जिम्मेवारी बनती थी, क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं थी? क्या सिर्फ 17,000 ही फार्मासिस्ट पूरी दिल्ली के अंदर है? 40 से 45,000 फार्मासिस्ट दिल्ली के अंदर है। क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं थी कि सबको बैलेट दिया जाए? क्यों नहीं दिया जाए? किसकी जिम्मेवारी थी ये? इन्हीं की जिम्मेवारी बनती थी। क्या 17,000 को बैलेट भेजा ये कहते हैं, उनका हिसाब तो बताते कि कितने वापिस आए, कहाँ रखे गए, क्यों कैंसिल किए? एक आदमी अगर बैलेट खोल के उससे गलती से लिफाफा फट गया होगा तो उसने टेप लगा दी, उसको भी साइड लगा दिया गया। इन्होंने किससे पूछा? क्या कंटेस्टेंट से पूछा गया कि इसको वैलिड माने के ना माने? नहीं, अपनी मर्जी से किए गए। 17,000 वोटर्स में से 7,000 वोट आए हैं। क्या पैसे की कमी है? आप लोग किसी को बैलेट भेज रहे हो, बैलेट मेरे पास आया, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं उसको रजिस्टर करवा के मैं डाकखाने में जाऊंगा, मैं डाल के आऊंगा। आप सिस्टम ऐसा बनाते ना, सिस्टम बनाना नहीं चाहते, क्योंकि ये पूरे 20 साल से, मैं आपको दिखाता हूँ, ये टीमें बनाई गई, ये टीम है एक, ये इन्होंने अपनी टीम बनाई, ये 3 लोग 6 लोगों की 5 टीमें थी, हमारी एक टीम था, पैनल था हमारा, हम 6 लोगों का पैनल था, इन्होंने 6 का पैनल बनाया, ये 5 पैनल बनाए गए ऐसे। तो ये हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि 3 लोग ये जीत गए, 3 लोग ये जीत गए? कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? आप देखिए, हमारी 6 की 6 थी, हमारे आप वोट उठा के देख लिए, 7 नंबर से 13 नंबर तक, 12 नंबर तक हमारे ही लोगों के वोट ऊपर हैं। इनके कैसे 3 मैनिपुलेशन हुई है, सारी की सारी सिस्टम में धांधली हुई है। इसकी निष्पक्ष जांच, जैसे भाई साहब ने बोला, सुशील जी ने, कि एक सेशन जज से करवाई जाए। और ये देखिए, ये केमिस्ट एसोसिएशन है, 6 लोग हैं, 3 इधर से आ जाते, 3 इधर से। ऐसा क्या है जो आप लोग सत्ता छोड़ना नहीं चाहते? अगर आप काम करते तो आप 6 के 6 वही के वही दोबारा से आ जाते। क्यों नहीं काम हुए? ये 40 से 45,000 फार्मेसी दिल्ली के अंदर है। अगर कोरोना का टाइम था, आप लोगों ने, जिम्मेवारी उनकी बनती थी कि कोई बात नहीं, वोटिंग राइट किस लिए हटा रहे हो आप उनका? अगर मेरा रजिस्ट्रेशन आज डिले हो गया, सोच करो मैं नहीं जा पाया, वो कोरोना का टाइम था, गवर्नमेंट ने भी रिलैक्सेशन दी है, आप उनको रिलैक्सेशन दे, कोई बात नहीं, वोटिंग राइट तो दो ना उनको। आपने काम नहीं किए, आपको दिख रहा है कि लोग हमारे को पकड़ के मारेंगे कि हम काम नहीं कर रहे और हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो ये इनका सिस्टम था। रजिस्ट्रेशन कराने के अलावा और क्या काम होता है? रजिस्ट्रेशन आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके बाद ये मेनू ये होता है इनका। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 20 साल का एजेंडा है, हमारा भी एजेंडा आपको दिखाएंगे हम। ये 20 साल का एजेंडा है। ये कहते हैं अगर आप काम करते हैं, इनका एजेंडा भी मैं आपको भेजूंगा।
पंजीकरण 500 रुपये तक का हम फिक्स करेंगे। 2500 से 3000 तक का पंजीकरण कर दिया इन लोगों ने। क्यों? उस पैसे का क्या करते हैं? दिल्ली फार्मेसी भवन बनाएंगे दिल्ली के अंदर। आज 30 साल हो गए, एक ईंट क्या, एक नींव तक तो बात की बात है, एक ईंट तक नहीं रखी गई है। क्यों? वो पैसे का क्या करते हैं? कभी आपने बताया बजट इतना पैसा था, इतना पैसा गया, क्या किया? कुछ मतलब नहीं है। और दूसरा ये बताते हैं कि जो ट्रेनिंग करने आते हैं, फ्री में ट्रेनिंग करने आते हैं सर, कि उनकी ट्रेनिंग हम जो ट्रेनिंग करने आते हैं उनको हम भत्ता दिलवाएंगे। भत्ता आज तक 20 सालों में मैंने तो नहीं देखा कि किसी को एक भी बंदे को भत्ता दिलवाया गया। फिर ऐसे झूठे वादे किस लिए? सिर्फ सत्ता, ऐसा क्या मिल रहा है हमें तो बताओ। हम तो सेवा करने के लिए आते हैं कि हम सेवा करेंगे, चलो लोगों को कम से कम। हमारा ये मुद्दा था 55 साल से, और जो दिव्यांग है उनके घर पे बैठे हुए उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे हमारी दिल्ली फार्मेसी काउंसिल आपके द्वार। लेकिन इनको रास नहीं आया, इन्होंने मैनिपुलेशन किया और 3-3 दोनों ज्वाइंट हो गए, क्योंकि दिखा कि हमारी सत्ता अब हिलने वाली है। भाई साहब ने इतना कुछ कह दिया है तो दाल में कुछ काला है। सर्वप्रथम आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने इतने संवेदनशील मुद्दे को सरकार के सामने तक रखने का हमारा जो प्रयत्न है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करा। आप सभी का मैं आप सभी को चुनाव के दौरान कुछ पैनल बनाए गए थे, लगभग 5 पैनल थे, जिसके अंदर ये कुछ दिल्ली सरकार से 6 लोग इकट्ठे एक पैनल के रूप में कंटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद ये हमारा पैनल था, इसमें से 3 केमिस्ट लॉबी से थे और 3 हम सरकारी फार्मासिस्ट थे। अगला पैनल ये फिर कुछ सरकारी कर्मचारी मिलकर लड़ रहे थे। इस तरीके से ऐसे ही एक केमिस्ट एसोसिएशन का पैनल था RDP के नाम से, हम लोगों का दिल्ली फार्मेसी को। अब जब रिजल्ट आता है, बड़े देखने वाली बात है, रिजल्ट में से इसमें श्री अजय शर्मा जी, श्री पंकज आत्रे जी और श्री मदन सिंह डेडा जी ये एज अ पैनल बनाकर लड़ते हैं सब, लेकिन इनमें से सिर्फ ये 3 ही लोग जीतते हैं। और जबकि ये जो RDPA का पैनल था, इसमें दिनेश कुमार मदान जी, मुकेश चंदू जी, मुशर्रफ हुसैन, ये 6 लोग खड़े थे, पंकज गोगया जी, रजनीश त्यागी जी और विजय रोस जी। ये देखने वाली बात है, इसके अंदर से दिनेश कुमार मदान जी, पंकज गोगया जी और रजनीश त्यागी जी जीतते हैं। ये कैसा संभव है? जब अगर आप एक पैनल बनाकर आप एक पूरा इलेक्शन चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से 2 टीमों का मर्ज हो जाता है, क्या ये वोटर के साथ विश्वासघात नहीं है? आपने जो वोटरों से एज अ पैनल जाके आप वोटर पर अपना विश्वास जीतने की कोशिश करी, लेकिन अंततः रिजल्ट कुछ और होता है कि 3 एक पैनल से आ जाते हैं, 3 एक वो तो हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, कई पैनल से आ जाते हैं। लेकिन आप अगर आप इसको जुड़ाव संपर्क और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन ये कैसे संभव हुआ? सर हम 6 लोग जा रहे हैं, एक 6 लोग कंटेस्टेंट से मिल रहे हैं, अगर वो कैसे पॉसिबल? आप उसको इसका मतलब चुनावी प्रक्रिया में बहुत बड़ा लैप्स है। मैं वही बार-बार उन्होंने अपने टीम के लोगों से चाहते थे उनको उन्होंने जिताया। हाँ बिल्कुल, मतलब ये तब देखो, ये क्लियर में स्पष्टीकरण है इस बात का। अगर 5 पैनल लड़ते हैं, उसमें 2 पैनल मिलके आते हैं, वो कैसे संभव हो पाया? या तो वोटें इकट्ठी करी गई है, जो कि चुनावी प्रक्रिया अपने आप में सेंध पहुंचाने वाली बात है। अगर वोटर वोट देता है तो वो 3-3 को नहीं दे रहा है। अपने लोगों के साथ भी गद्दारी हुई है, की है इन लोगों ने। 6 लोग पैनल में बन रहे, 3 इधर से ले रहे, 3 बाकी 3 के क्या? अब हम 6 कंटेस्टेंट थे, तो मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, श्री अरविंद केजरीवाल जी से, श्री सतेंद्र जैन जी से सिर्फ यही आग्रह करना चाहूँगा कि इस चुनावी प्रक्रिया को दोबारा किया जाए और इसके EVM के माध्यम से कराया जाए, जो निष्पक्ष और साफ सुथरा चुनाव किया जाए। अपना परिचय। मेरा नाम जसवीर मान है और मैं फार्मासिस्ट हूँ।